ऐसा लगता है कि इस देश में पूरी प्लानिंग कर ली गई है, काम धाम तो कुछ होना नहीं है। अगले कुछ सालों तक सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद चलता रहेगा। हर मस्जिद में या तो मंदिर तलाशा जाएगा या फिर मस्जिदों को कहा जाएगा वो अवैध हैं, उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और इस तरह से देश में आग लगाए रखी जाएगी। संभल और अजमेर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसमें जो नए डेवलपमेंट है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो सामने मामला है वो उत्तर काशी का मामला है। उत्तर काशी में एक मस्जिद को लेकर जो राइट विंग के लोग हैं, संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ और विश्व हिंदू परिषद, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो 1 तारीख को यानी कल एक महापंचायत करने की प्लानिंग किए हुए हैं। इस महापंचायत का उद्देश्य यह है कि वहां पर एक सुन्नी मस्जिद जो है, उस मस्जिद को ये लोग गिराने का प्लान लेके जा रहे हैं। ये वैसी ही प्लानिंग है जैसी बाबरी मस्जिद के साथ अयोध्या में की गई थी और इसको लेकर देश भर में बहस जारी है, इसको लेकर बवाल जारी है। यह मुद्दा इंपॉर्टेंट क्यों है, यह समझना बहुत जरूरी है। पहले देखते हैं कि मामला है क्या। उत्तर काशी में भटवाड़ी रोड पर एक मस्जिद है जिसको लेकर ये लोग विवाद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। सितंबर के महीने में 24 सितंबर को कुछ संगठनों ने, जिनका नाम मैंने ऊपर लिया, उन संगठनों ने सुन्नी समुदाय की इस मस्जिद के लिए कहा कि यह मस्जिद इल्लीगल है। अब मस्जिद को इल्लीगल कौन बना सकता है? मस्जिद को या मंदिर को या किसी घर को इल्लीगल बनाने का हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का है। कोर्ट यह कह सकता है कि कोई मस्जिद, कोई मंदिर या फिर कोई घर या कोई भी चीज लीगल है या इल्लीगल है। लेकिन अपने देश में ऐसा लगता है कि कोर्ट का यह काम जो है वो कुछ ऐसे लोगों को दे दिया गया है जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ नफरत में जीते हैं और नफरत में ही मर जाते हैं। अगर इस मस्जिद के इतिहास को देखें तो यह कोई बहुत पुरानी मस्जिद नहीं है। 1969 में इस मस्जिद के लिए जमीन खरीदी गई और जमीन खरीदने के बाद 1986 में जब किसी ने शिकायत की तो वक्फ कमिश्नर ने वहां का दौरा किया, सारे कागजात देखे और कागजात देखने के बाद यह तय पाया गया कि मस्जिद अवैध नहीं है, पूरी तरह से लीगल मस्जिद है। जमीन खरीद के उसके ऊपर परमिशन लेकर बनाया गया है, यानी इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है। अब 1986 से लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ, यानी अगर आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल में कुछ नहीं हुआ। मस्जिद को बने 50 साल के आसपास हो गए, 50 साल में कुछ नहीं हुआ। अब उत्तराखंड में पहले भी आपने देखा है, हिमाचल में आपने देखा है मस्जिदों के खिलाफ किस तरह से जुलूस निकलते हैं। तो उसी प्रोसेस में उत्तर काशी में भी यह तमाशा शुरू किया गया, जुलूस निकाले गए और कोर्ट में दोबारा ये लोग गए, महापंचायत की बात की कि महापंचायत होगी जिसमें हजारों लाखों लोग इकट्ठा होंगे, जुलूस निकलेगा और कहा यह जा रहा है कि उस जुलूस में इस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने सरकार से सवाल जवाब किया। जब कोर्ट में सरकार से सवाल जवाब किया गया तो उत्तराखंड की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसने कोर्ट को यह कहा कि इस महापंचायत की इजाजत नहीं दी गई है, यानी अगर इल्लीगल कुछ है तो यह महापंचायत है। वहां की पुलिस ने भी कहा कि इस महापंचायत को रोका जाएगा और मस्जिद के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। अलग से बयान देकर भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह महापंचायत नहीं होने दी जाएगी, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था की हालत नहीं बिगड़ने दी जाएगी। यह सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इन सारे कुछ के बावजूद आप हिम्मत देखिए, कोर्ट कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, सरकार कह रही है कि हमने इजाजत नहीं दी है, पुलिस कह रही है कि हम यह महापंचायत नहीं होने देंगे और इस महापंचायत को करने वाले लोग इन सब के बावजूद कह रहे हैं कि हम हर हाल में महापंचायत करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, मस्जिद इल्लीगल नहीं है, इल्लीगल ये लोग हैं, इन लोगों द्वारा प्लान किया हुआ महापंचायत है और इल्लीगल इनके इरादे हैं। और जब से यह मस्जिद वाला खेल शुरू हुआ है, बहुत कायदे से समझ में आता है कि यह सारा बहुत प्लान्ड है। मेरे कॉलेज के दोस्तों का, स्कूल के दोस्तों का बेसिकली एक ग्रुप है और इस तरह के ग्रुप में आप जानते हैं किस तरह के लोग रहते हैं। कभी कभी मैं उसको चेक करता हूं। कल रात जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि वहां पर एक से एक जहरीले व्हाट्सएप पड़े हुए हैं जिसमें मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की झूठी कहानियां दर्ज हैं, जिसमें तमाम तरह की झूठी बातें दर्ज हैं। यानी पूरा समाज में एक माहौल बनाया जा रहा है और यह जो माहौल है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, या तो उसकी वजह से
पूरे समाज को एक बार फिर से कम्युनलाइज करने, पूरे समाज को फिर से एक बार पोलराइज करने का या तो प्लान है, या फिर ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की आपस की तनातनी है, जिसमें आरएसएस अपना असर इन फ्रिंज एलिमेंट्स की सहायता से देश भर में और बढ़ाना चाहता है। धीरेन्द्र शास्त्री जुलूस निकालते हैं, उस जुलूस में तमाम सारे बाबा लोग शामिल होते हैं, यहां तक कि खैर उसकी बात क्या किया जाए, दिग्विजय सिंह के बेटे शामिल होते हैं, संजय दत्त शामिल होते हैं, कौन से लोग शामिल होते हैं। और अब आगे के अपनी यात्रा का प्लानिंग करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा है कि मथुरा से यात्रा निकालेंगे। मथुरा में आप जानते हैं पहले ही विवाद खड़ा किया गया है वहां की मस्जिद को लेकर कि वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, मामला कोर्ट कचहरी का अभी चल ही रहा है। ऐसे में जब मथुरा में जुलूस निकलेगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा, यह बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। संभल का आप मामला देखिए, संभल में जानते ही हैं आप लोग, कोर्ट ने एक दिन में बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश दे दिया। एक बार सर्वे हो भी गया, उससे भी संतोष नहीं मिला तो फिर से सर्वे कराया गया। लोग जुलूस में गए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए गए, पुलिस वाले वहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि किसी मस्जिद का सर्वे करने जाने के लिए, मान लीजिए कोर्ट के आदेश पर वो सर्वे करने गए, बिल्कुल ठीक है, लीगल था सर्वे, लेकिन उस सर्वे के लिए जाते समय अगर लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जूते पहनकर मस्जिद में घुस रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? यह भड़काने की अगर साजिश नहीं है तो क्या है? उसके बाद 5 लोग वहां पर मारे गए हैं, कह दिया गया पुलिस ने उनको गोली नहीं मारी है, पूरे इलाके में तनाव है, औरतों तक को गिरफ्तार किया गया है, 1 रुपए का मुआवजा मारे हुए लोगों को नहीं दिया गया। अब सरकार कहेगी कि ये तो उत्पाती लोग थे, तो सरकार को बताना चाहिए कि बहराइच में दूसरे के घर पे चढ़ के उसका झंडा उतार के झंडा लगाने की कोशिश करने वाला लड़का अगर उत्पाती नहीं था तो क्या था? तो एक उत्पाती को 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख रुपए आप खट से दे देंगे, और दूसरे जो उत्पाती हैं उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे, उनको अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे। तो यह समाज के अंदर क्या संदेश देगा? यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। संभल का मामला ऊपर की कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्टे लगा दिया है कि जो निचली अदालत है, इस बीच में जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं करती है, निचली अदालत किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं दे सकती। वहां पर सीबीआई जांच की बात चल रही है, यह सारा कुछ चल रहा है, और संभल को अच्छा खासा युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। जियाउर रहमान बर्क साहब जो वहां के सांसद हैं, उनका बयान आया है। कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी का एक ग्रुप वहां पर जाएगा, माता प्रसाद पांडे जी की अध्यक्षता में। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी खुद क्यों नहीं जा सकते हैं, मैं नहीं जानता। राहुल गांधी जी खुद क्यों नहीं जा सकते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन इस ना जाने और अकेले छोड़ दिए जाने के चलते संभल का माहौल कैसा बनेगा और संभल का असर अगले विधानसभा चुनावों पर कैसा पड़ेगा, यह आप समझ सकते हैं। उत्तराखंड में जिस तरह की घटना हो रही है ये, या बाकी जगहों पर ये जो घटना हो रही है, इसको आप यूपी के आगामी विधानसभा इलेक्शन से भी जोड़कर देखेंगे अगर, तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि किसकी जरूरत है कि समाज में लगातार तनाव बना रहे। अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में आप जानते ही हैं, वहां भी दावा किया गया कि उसके नीचे मस्जिद है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आपने शायद देखा होगा। उसमें मैंने राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट दिखाई थी और बताया था कि राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट भी मानती है कि वो जो दरगाह है और मस्जिद है वो कम से कम 500 साल पुराने हैं। उसके बाद वहां जो दरगाह है उससे जुड़े हुए कई लोगों से मेरी बात हुई, कई महत्वपूर्ण लोगों से मेरी बात हुई। उन लोगों ने खुद कांटेक्ट करके मुझे बहुत सारी डिटेल्स दी हैं। उस पूरी हिस्ट्री को मैं वेरीफाई करके अजमेर शरीफ पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा कि उसका असल में इतिहास क्या है, कब बना है। कई लोगों का कहना है कि बलबन के जमाने का है, कई लोगों का कहना है उसके पहले के भी जमाने का है, लेकिन इतना तो तय है कि कम से कम वो 400-500 साल पुरानी दरगाह है जिसके ऊपर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब जब संभल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो वहां के लोगों की मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप उसका फैसला करे, अपने आप उसका संज्ञान ले और अजमेर शरीफ में जो सर्वे की बात आ रही है उसको भी रोके। अब सारा का सारा मामला यह है, इस पर बहुत बात हो चुकी है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है 91 का, जिसमें 1947 में जो चीज मस्जिद थी उसको मस्जिद बनाए रखने का, जो मंदिर थी उसको मंदिर बनाए रखने का, किसी भी धार्मिक स्थल से कोई छेड़छाड़ न करने का अहद है, तो फिर उसके रहते निचली कोर्ट्स इस तरह के आदेश कैसे पारित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था रजत शर्मा जी ने एक वीडियो जारी किया था अपना, और उस वीडियो में उन्होंने मोहन भागवत की बात की थी। 2 साल पहले आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कीजिए,
और तब मुझे आए याद जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था कि आरएसएस अगर कहे उत्तर जाना है तो दक्षिण की तरफ जाओ, क्योंकि उसके कहे का मतलब हमेशा उल्टा होता है। ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी के कहे को भी ऐसे ही लोगों ने लिया। उन्होंने कहा हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, और उनके लोग देश भर की सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना शुरू कर दिए और कहा यह जा रहा है कि ऐसी 300-400 मस्जिदों की पहचान की गई है जिस पर इस तरह के मुकदमे जारी किए जाएंगे, इस तरह के मुकदमे लगाए जाएंगे, और उसके बाद वही होगा कि ज्यादातर जगहों पे जो निचली अदालतें होंगी वो सर्वे का आदेश देंगी, और उसके बाद उस मामले को पूरे इलाके में भड़काया जाएगा। 300-400 मस्जिदों का मामला मतलब पूरे देश को आग लगाने के लिए भरपूर बारूद, भरपूर माचिस और भरपूर आग। अब उत्तरकाशी में आज मैं बैठा हूं 30 तारीख को। 1 तारीख को उत्तरकाशी में उस महापंचायत की बात है। उस महापंचायत के पहले हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा वो मैं आपको बता देता हूं, फिर समझ में आएगा कि अगर वो महापंचायत सरकार होने देती है तो उसका क्या मतलब है। हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं मनोज कुमार तिवारी जी और न्यायमूर्ति विवेक भारती हैं, उनकी पीठ ने, खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी, और सुनवाई के दौरान बेहद सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था वहां के डीएम को, वहां के एसपी को कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से वहां बनाए रखा जाए, महापंचायत ना होने दिया जाए, और अगली सुनवाई की जो डेट दी थी वो 5 दिसंबर की डेट दी थी। अब ये किस्सा सुनिए और इसमें एकदम समझ में आता है जिस तरह से सारा कुछ ये चल रहा है कि अगर सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों को नहीं मानती है, कल को कहती है कि हमने तो न्याय व्यवस्था कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की लेकिन महापंचायत में इतनी भीड़ आई थी कि हम कुछ नहीं कर सके, तो यह बाबरी नंबर 2 जैसा ही होगा। वहां भी कोर्ट का आदेश था, वहां भी पुलिस को ताकीद यही थी कि किसी भी उपद्रवी को उस इलाके में घुसने ना दिया जाए। जो ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, उसको बचाने की ताकीद की थी कोर्ट ने। आदेश दिया था कि उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए, लेकिन हुआ क्या? सब जानते हैं कि कल्याण सिंह की सरकार ने क्या किया, कैसे पुलिस तमाशा देखती रही और देश भर से आए हुए हजारों लोग अंदर घुस गए और कैमरे के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, तोड़ दिया। ये सब जानते हैं। पुलिस क्या कर रही थी, यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं पुलिस क्या कर रही थी। अब उस घटना को इतना वक्त बीत चुका है, अब तो वहां नया राम मंदिर बन गया है कि हम सब जानते हैं कि कोर्ट के आदेश को कैसे किनारे लगाया गया, और उसके बावजूद कल्याण सिंह का कुछ नहीं हुआ। कल्याण सिंह की राजनीति अगर चौपट हुई तो अपनी वजहों से चौपट हुई, बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, उसी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बन गए और सारा तमाशा दुनिया ने देखा। अब उत्तरकाशी में क्या होगा इसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकता। अगर सरकार वाकई कोर्ट की बात मानती है, अगर सरकार महापंचायत को रोकती है, अगर पुलिस रोकती है महापंचायत को, और यह जान लीजिए कि अगर पुलिस ना चाहे तो महापंचायत क्या महापंचायत भी नहीं हो सकती। अगर पुलिस नहीं चाहेगी, अगर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल पुलिस करेगी तो किसी भी कीमत पर जो उपद्रव फैलाने वाले लोग हैं वो मस्जिद के इर्द गिर्द नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर सरकार ही अपनी नीयत बदल लेगी, अगर सरकार ही उसको रोकना नहीं चाहेगी, अगर सरकार ही मस्जिद की आग पर अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाहेगी, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर अगर मस्जिद टूटती है तो उसके बाद देश के अंदर एक खास तरह का तनाव तो पैदा होगा ही। मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा यही अपील करूंगा कि सड़क पर मत आइए, हमेशा यही अपील करूंगा कि हाथ में पत्थर, हाथ में हथियार मत उठाइए, हमेशा यही अपील करूंगा कि कानून व्यवस्था पर भरोसा रखिए, हमेशा यही अपील करूंगा कि इंसान की जान सबसे ज्यादा कीमती है और अपनी जान दांव पर मत लगाइए। लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते उत्तराखंड की सरकार से हाथ जोड़ के मैं यह भी अपील करूंगा कि अगर कोर्ट से आपने वादा किया है, अगर हमारे उच्च न्यायालय ने वहां पर कहा है कि उपद्रवियों को इकट्ठा ना होने दिया जाए, अगर आपने खुद यह माना है कि आपने महापंचायत की इजाजत नहीं दी है, अगर आपकी पुलिस ये कह रही है कि महापंचायत नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसको जमीन पर लागू कीजिए। आप उसको जमीन पर लागू करेंगे, उपद्रवियों को रोकेंगे, कोर्ट के जो आदेश है उनकी पालना करेंगे, तो जनता के अंदर एक भरोसा जाएगा कि सरकार चाहे आपकी किसी भी पार्टी की हो, आप उपद्रव नहीं चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं। जनता के अंदर भरोसा आएगा कि कोर्ट से सही फैसला आएगा, कोर्ट फैसला करेगा क्या लीगल है क्या इलीगल है। अगर कोर्ट का फैसला सड़क पर हथियार लिए हुए लोग करने लगेंगे तो यकीन जानिए हो सकता है कभी आपको चुनाव में इसका फायदा मिल जाए, लेकिन
जिसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, जिसको लंबा दौर कहते हैं, उस लंबे दौर में आपके सूबे के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी एक बहुत खतरनाक बात होगी। दुनिया भर के मुल्क जहां भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिए, दुनिया भर के कानून जहां अदालतों के फैसले सड़क पर होने लगे, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लंबी लड़ाइयों में फंसे रहे और हर तरह की कीमत वहां के रहने वालों ने चुकाई। हमारा हिंदुस्तान 1947 में जब आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया, आईन बनाया,